नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई। इस मुंबई में बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों से लोग आते हैं रोजी रोजगार के लिए। इस मुंबई में आने वाले उन तमाम लोगों का एक सपना होता है कि यहां से वो धनोत्पार्जन कर किसी तरह अपने परिवार की आजीविका चलाएं। लेकिन होता यह है कि इस मृग मरीचिका में जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है, जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। हमारे साथ कई लोग हैं और खास करके कैमरा पर्सन एफएस पटेल से गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे में इन तमाम लोगों की तस्वीरें कैद करें और उन तमाम दर्शकों को बताने का प्रयास करें, चूंकि ये भारतवर्ष की जनता है, भारतवर्ष के युवा हैं जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने एक सपना संजोया था। खास करके विदेशों में रोजगार देने के लिए इनसे पैसे लिए गए और बदले में जब विदेश जाने की बात आई तो पता चला कि इनके साथ बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तमाम चीजें क्या है, हम सबसे पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? रामकरण गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर का। ये बताइए, गोरखपुर से आप मुंबई आए हैं, यहाँ के पुलिस स्टेशन के बाहर आप खड़े थे, आपके हाथ में एक लेटर है, पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत दर्ज की है, मामला क्या है? सर, हम लोग गोरखपुर से आए हैं विदेश जाने के लिए सिंगापुर, और उसके बाद वो फर्जी टिकट दे के हम लोग को बुलवा दिया, मतलब एयरपोर्ट भेजा। उसको एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद बोला फर्जी टिकट है। अब ये बताइए, इस कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी ने आपको सिंगापुर जाने के लिए वीजा बनाया था, आपसे पैसे लिए थे? इस कंपनी का नाम क्या है? एशिया इंटरनेशनल कंपनी है। वो कौन है? एशिया इंटरनेशनल। जी जी जी। सीपीसी कंस्ट्रक्शन पीटी लिमिटेड कंपनी का नाम है, सिंगापुर के लिए बताया था और एक सबसे पैसे लिए, लेकिन टिकट देने के टाइम पर ऑफिस वाले सब बंद करके भागे। ये बताइए, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमने देखा नेट में सही है, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ा था कि वीजा फर्जीवाड़ा है। इसमें लिखा पड़ा था नोट अप्लाइमेंट, इस पे काम नहीं कर सकते, सिर्फ टूरिस्ट पे जा सकते हैं। टूरिस्ट वीजा दिया हम सभी को, इसलिए हमने सोचा कि वीजा आपको दिया। आपको टिकट भी मिली? टिकट हमको नहीं मिली। आज हमको मिलने वाली थी, लेकिन ये सब बंद हो गया। 10 बजे का टाइम दिया कि 10 बजे ऑफिस खोलेगी। कल गए थे, हमने एग्रीमेंट पे साइन भी किया, सब किया, लेकिन मेरे को तो उधर भी लग रहा था कि ऐसे फर्जीवाड़ा होने वाला है। आपका कुल कितना पैसा गया? हमारा 1,20,000 रुपया गया। 1,20,000। आपका कितना पैसा? 1,20,000 रुपए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक बिस्ती। आप कहाँ के रहने? राजस्थान के। राजस्थान से? सीकर जिले के। हम आए थे परसों। आपको कैसे पता चला कि ये कंपनी बाहर भेज रही है? वो नेट के थ्रू, दोस्त है साथ में, उसके थ्रू में भी आ गया। वो भी बोला चल बम्बई हम चलते हैं, मैं भी आ गया उसके साथ में। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद चांद। मोहम्मद साहब, कितना पैसा दिया आपने? 1,20,000। 1,20,000 रुपए दिए मैंने। ये कितने दिनों में पैसा आपने दिया? एक साथ दिया कि थोड़ा? दिया, पूरा चेक दिया है। तो कंपनी ने आपसे क्या कहा था? कंपनी ने ऑफिस का जो बम्बई का जो काम है उसके लिए दिया। बम्बई में इंजेट है। कुल मिला के ये उस कहानी का एक पार्ट एंड पार्सल है कि किस तरीके से ठगी की वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जाना। और खास करके मुंबई पुलिस, अक्सर लोग मुंबई पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं अपनी शिकायतों को लेकर, लेकिन वहां पर तैनात ड्यूटी ऑफिसर इनकी एफआईआर लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि आप लिखित तौर पे अपनी शिकायत यहाँ दीजिए, और उसी तरीके से सबके हाथ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबके हाथ में ये कंप्लेंट जो इन्होंने दर्ज करवाई है पुलिस स्टेशन में, वो इनके हाथों में शिकायत पत्र है जो पुलिस स्टेशन में बाकायदा डिस्पैच करके इनसे लिया गया है। और अब आपका नाम? दयाशंकर। आपके कितने पैसे गए? 97,000 में दे दिया हूँ। 97,000। कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर का, कुशीनगर। आपने पैसे किसके हाथ में दिए? हम संदीप सर का हमारे एटीएम ही ले लिए थे। 90,000 का एटीएम हमारा था। 90,000 अपना एटीएम से मार्केट शॉपिंग करके पूरा काट लिए। आपकी उम्र क्या है? वही 21 साल। इस चीज के लिए आपको भेज रहे थे? कारपेंटर से जा रहे थे सिंगल। आपने इस चीज के बारे में कहीं पे कोई जांच पड़ताल की थी कि कंपनी सही है गलत है? आप नेट पे देखा तो सीपीसी कंपनी एकदम कंफर्म था। और टिकट जिस दिन हमको 24 तारीख को मिला था नवंबर में, तो भी कंफर्म था। उसके बाद से जब कल हम गए टिकट चेक कराने के लिए, तो कल हमारा टिकट कैंसिल हो चुका था। आपका नाम जाना? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। कहाँ के रहने वाले? शफीक। मुंबई का अंटाफील का। अंटाफील से आप आए? तो आप तो मुंबई के रहवासी हैं क्या? मैंने भी नेट पे चेक किया था तो सब सही था। अब सुबह में मैं एयरपोर्ट में गया था, 11:50 की मेरी फ्लाइट थी, वहाँ से रिटर्न आया, टिकट गलत थी। टिकट गलत थी? आप पुलिस स्टेशन गए अभी? पुलिस स्टेशन गया ना। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का तो अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो अभी कुछ भी नहीं कह रही है, बाहर खड़े रहो, खाली एप्लीकेशन दो, बाहर खड़े रहो, कुछ भी नहीं बोल रही है।
आपका नाम? कामेश्वर चौरसिया। कितना पैसा गया आपका? 85,000। आपका 85,000 गया। हाँ आपका? जी 87,500। आप कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर के। इसमें से कितने लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? कृपया हाथ उठाएं। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने हाथ उठाए हुए हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। इन्होंने इंटरनेट पर चेक किया था, इसमें कई लोग राजस्थान के भी हैं। और खास करके हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से खाका प्लान तैयार करना, इंटरनेट पर अपने कंपनी की जानकारी देना, ताकि लोगों को ये लगे कि जो चीजें इंटरनेट पर दिखाई दे रही हैं वो सच है। और इन लोगों ने भी वही किया। हाँ जी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे, हम पर शोर शराबा करेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे। जब कितनी दूर दूर से हम कमाने आए हैं, सबका पैसा ब्याज से लिया हुआ, कोई किसी के पास नहीं था। सबको ब्याज। रात 12 बजे से हम लोग पुलिस का चक्कर मार रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस का जेब भी भरा है, इसके लिए सुनवाई नहीं कर रही है। क्योंकि पुलिस अपने आपको मतलब बोलती है तुम लोग जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए इसका मतलब ये निकलता है कि वो पुलिस अपना जेब भरी है, इसके लिए वो कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। क्योंकि हम लोग भी मतलब 85,000 मैं भी भर चुका हूँ। आज 2 बजे से, रात से 21 तारीख को रात 2 बजे से अभी 2-3 बज गया, अभी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इस कंपनी का मालिक है। हाँ संदीप सर। संदीप सर? हाँ संदीप सिंह। संदीप सिंह। हाँ। आप संदीप सिंह से मिले? हाँ मिले थे। क्या कहना है उनका? उनका कहना था मतलब मैं भेज दूंगा, अच्छा कंपनी है, आपको जॉब भी अच्छा रहेगा गारंटी के साथ में। लेकिन कल भी मतलब टिकट वीजा दिए, बोले कि एयरपोर्ट में मैं आऊंगा बोर्डिंग करने के लिए, करा के सबको भेज के फिर मैं रिटर्न आऊंगा। लेकिन मिला के अपने लच्छेदार शब्दों से किस तरीके से लोगों को रिझाया जाता है, उसके बाद उन्हें अपने हाथ में हथेली पर चांद दिखाने का काम किया जाता है। ये इस पूरे मंजर को देखने के बाद इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तकरीबन 700 लोगों से ज्यादा युवाओं की संख्या है। कहा जाता है युवा देश का भविष्य है, लेकिन यदि इस युवाओं के पीठ में खंजर भोंक के इनके जीवन की गाढ़ी कमाई, इनके अभिभावकों ने जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया हुआ धन है, यदि उस पर कोई डाका डालेगा तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? जी, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद साजिद कुरैशी है। जी जी सर, हमें कल 3 बजे की प्लेन की टिकट दी हुई थी संदीप सर ने, और 10:30 बजे तक उनका कॉल चल रहा था फोन। इसके बाद से उन्होंने फोन बंद हो गया था, और सुबह 9-10 बजे से उनकी कॉल मतलब रिंगिंग बज रही है, फिर भी उस पर किसी प्रकार की पुलिस स्टेशन से कोई भी जांच पड़ताल नहीं हो रही है, एक्शन नहीं ले रहे हैं मतलब, और फोन उठा नहीं रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं थाने मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है राहुल जैन। जब मैं 14 तारीख को इनके पास आया तो इन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में कर देंगे, तुम पैसा भर दो NFT के द्वारा। मैंने 15 तारीख को इनको 75,000 NFT के द्वारा इनको पेमेंट किया, और 14 तारीख को इन्होंने मेरा मेडिकल किया, 7,500 रुपये मैंने मेडिकल का केस भरा। कल मुझे बुलाया गया, बोला कि आपको 21 तारीख को आपको सब पेपर दे देंगे। 20 तारीख को कल मुझे बुलाया गया तो इन्होंने मुझे वीज़ा बताया, इसके बाद जो कंपनी का एग्रीमेंट पेपर और इंश्योरेंस है उसके ऊपर सिग्नेचर लिए, और वो पेपर मुझे नहीं दिए गए। बोले कि आपका टिकट और पासपोर्ट दिल्ली में सुबह 7 बजे आएगा, हमारे पास जैसे ही आ जाता है आप 10 बजे आइए, आपको टिकट पासपोर्ट दे देते हैं। और ये भी बताया गया कि आपकी और मेरी टिकट एक ही फ्लाइट में सेम टाइम पे, और अपन लोग साथ ही निकलेंगे यहाँ से। और जब सुबह रात को 3:30 बजे मेरे ससुर जी जा रहे, उनकी फ्लाइट थी सिंगापुर के लिए, उनका कॉल आया भाई वो तो गायब हो गया, उसकी ऑफिस बंद है, हम लोग गोरेगांव पुलिस चौकी में। तो कुल मिला के जिस ऑफिस में ये लोग जाया करते थे उस ऑफिस में अभी स्टाफ तो बैठा हुआ है, लेकिन इनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनी शिकायत लेकर ये गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आए, लेकिन गोरेगांव पुलिस स्टेशन ने इनको कोई तवज्जो नहीं दिया, ऐसा इनका आरोप है। बहरहाल इस मामले को लेकर हम खुद कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से मुंबई में अलग अलग रिहायशी इलाकों में बड़े नायाब तरीके से ऑफिस खोलकर इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने की जो कवायद की जा रही है, ऐसे लोगों पर पुलिस ध्यान क्यों नहीं दे पा रही। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। जी जी, क्या कह रहे हो आप?
हम सर 700 आदमी है, 750 आदमी। जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा ना, जब तक हम पुलिस थाने के आगे बैठे रहेंगे भूखे भूखे पैसे, जब तक हमें हिसाब हमारा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। चाहे 10 दिन लगो, चाहे 1 दिन लगो, चाहे महीना लगो, हम लोग वहीं पे बैठे रहेंगे। हमारा पासपोर्ट, पैसा सब हमें चाहिए। आपका पासपोर्ट किसके पास है? हमारा पासपोर्ट ऑफिस के अंदर में ही है। ऑफिस के अंदर ऑफिस के अंदर अभी है। बहुत बंदे ऐसे हैं कि जिनका पासपोर्ट ऑफिस में रह गया। जब तक पैसा हिसाब नहीं मिलेगा ना, जब तक हम थाने के आगे से हटेंगे नहीं। चाहे 10 दिन लगो, चाहे महीना लगो इसमें, क्योंकि हमारा बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, ब्याज से लिया हुआ पैसा है। किसी ने बीबी का गहना बेचा, किसी ने माँ का गहना बेचा, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। जब तक मिला के युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अब ये किसी सूरत में यहाँ से हटने को तैयार नहीं है जब तक कि इनके मामले में पारदर्शिता से FIR दर्ज नहीं की जाती और दोषी पर जांच करके दोषी पर कार्रवाई जब तक नहीं की जाती। आपका नाम? कामेश्वर चौरसिया। सर सुबह में क्या वो इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं जाओ तुम लोग का कुछ होगा नहीं, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगा। FIR तक दर्ज कर दिया जाएगा, 2-4 आदमी उसमें जाएंगे, उसके बाद बाकी लोग घर जल्दी चले जाओ। उस इंस्पेक्टर का नाम बताइए। सर नाम नहीं मालूम है, नाम तो नहीं देखे हैं। आपका नाम क्या है? जी पिंटू चौरसिया। कितना पैसा गया आपका? 87,500। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर के। आपका नाम? मानिकराज प्रचेता। कितना पैसा गया आपका? 75,000। पैसा एक बार में दिया आपने? जी। आपने चेक दिया कि कैश? चेक दिया और कैश दिया 26,000। तो कितने बार में, मतलब जब आप गांव में थे चौरसिया साहब, आपको जब पता चला कि इस तरीके की चीजें हैं और कंपनी रोजगार दे रही है, तो इमीडिएटली आपने पैसे निकाल के दे दिए उसको? नहीं सर, मैं बॉम्बे में ही जॉब करता हूँ। बॉम्बे में रहते? जी, मेरा फ्रेंड दोस्त है, वो ही फोन किया इधर वैकेंसी है तो मैं आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख मोहसिन है। मैं काम करता हूँ इधर ही, मतलब मेरा गांव बंगाल में है। तो मेरा भाई को जाने वाला था, तो उसके लिए पैसा भी भरा हूँ। तो 40,000 45,000 ऐसा कर करके मतलब 90,000 भर दिया हूँ और मेडिकल के लिए 10,000 रुपया लिया। तो अब तक मतलब वो खड़े रहे, कल बोला फ्लैट आएगा बोल के खड़ा था, लेकिन खड़ा उधर अंदर से बाहर कर दिया, बोला आप लोगों का कंफर्म नहीं है टिकट, आप लोग बाहर जाइए, आपके एजेंट से मिलिए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हो आप? जी हाँ जी हाँ। कौन सी फ्लाइट आपको बताई गई थी? 2:40 का बताया गया था, तो 3 घंटा पहले अंदर जाना था। तो गया पहले बोर्डिंग के लिए आप अंदर जा रहे थे? हाँ हाँ, तो बोर्डिंग के लिए जा रहे थे। वो बोला कि आपका कंफर्म टिकट नहीं, आप बोर्डिंग करके भी क्या करेंगे, बाहर कर दिया बाहर। आपके हाथ में जो कागज है इसमें बहुत सारे नंबर है। बहुत सारे आदमी का मैं नंबर लिया हूँ, मतलब इनके हाथ में जो ये लिस्ट है, ये एक छोटा सा हिस्सा कहा जा सकता है। ऐसे कई युवा हैं, बेरोजगार हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने के उस रकम को इस कथित कंपनी को दिया है और कंपनी अब इनके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई है। कई लोग हैं, चाहे हम बात करें तो अब्बास अली है, मोहम्मद शफी है, जयेश पाटिल है, नीतीश कुमार है, राकेश है, योगेंद्र यादव है। इस तरीके से सैकड़ों से ज्यादा लोग हैं जिनके पैसे इस कंपनी ने डुबा दिया है। इस कंपनी का एक बार फिर से नाम जानना चाहेंगे? एशिया इंटरनेशनल बताया जा रहा है, लेकिन जी मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर चौहान है। मैं भी इस कंपनी में आया विदेश जाने के लिए, सिंगापुर जाने के लिए। किस के लिए जा रहे थे सिंगापुर? मैं फैब्रिकेटर के लिए जा रहा था। कितना पगार आपको देने के लिए कहा था कंपनी ने? हमको 1600 पगार देने के लिए बोला था और कल जब हम आए थे तो बोला कि शाम को 8 बजे आओ, टिकट वीजा सब देता हूँ। और 6 बजे सुबह आने पर कंपनी में ताला लगा था। जब हम 1600 रुपये सिंगापुर डॉलर हमको बताया गया था। बदले में कितने पैसे लिए थे आपसे? बदले में हमसे 1,07,500 रुपये लिया था इन्होंने। पासपोर्ट आपका रेडी था? पासपोर्ट रेडी था हमारा। इन्होंने बनाया था? वीजा इन्होंने बनाया। आपने चेक किया था? वीजा हमने चेक किया था, दिखाए थे हमको और बोले कि हम कल वीजा देंगे। वीजा नहीं दिए? वीजा नहीं दिए, कल हम देंगे, सुबह आ जाइएगा। तो वो दिए नहीं। सुबह हम जब आए तो ऑफिस में ताला लगा था, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। और हम आपका पासपोर्ट कहाँ है? हमारा पासपोर्ट ऑफिस में जमा है। ऑफिस में है। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सवाल आपसे भी है, क्योंकि गृह मंत्री का कोई मुखिया नहीं है, गृह मंत्रालय के आप ही सर्वे सर्वा हैं। जिस तरीके से ये सैकड़ों युवा इस बदहाली की जिंदगी गुजारने को इस आर्थिक राजधानी मुंबई में मजबूर है, तो इसके लिए जिम्मेदार आपकी पुलिस है, क्योंकि आपकी पुलिस ने इन्हें वो सकारात्मक उत्तर नहीं दिया जिसकी इन्हें दरकार थी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम योगेंद्र कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का जौनपुर जिला का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे आया था जो है कि गोरेगांव एशिया इंटरनेशनल कंपनी, मुझे पता चला संदीप सिंह
व्यक्ति हाँ बोलिए बोलिए, आपने कितना पैसा दिया संदीप सिंह को? संदीप सिंह को हमने दिया था 75,000 कैश दिया था और 8,000 रुपया हमने मेडिकल का दिया था। और उसने हमको बोला जो है कि 11 महीने के लिए आपको सिंगापुर भेजा जाएगा। तो हमने जो है कि बोला ठीक है। तो एक सीपीसी कंस्ट्रक्शन का हमको एक जो है एग्रीमेंट भी दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है बाकायदे। मुंबई में आपका एड्रेस है कोई? हाँ, मुंबई में मेरा परिवार में कौन कौन लोग रहता है? मुंबई में मेरा कांदीवली लोखंडवाला में रूम है। मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं, मेरे छोटे भाई रहते हैं, भैया भाभी रहती है। आपके घर वालों को जब पता चला कि आपके साथ ये हुआ है तो क्या फील किया, उन्होंने क्या कहा? अरे सर, उनको तो सदमा लग गया पूरा। हाँ सर, जाहिर सी बात है, जब किसी व्यक्ति, जब कोई किसी परिवार का कोई सदस्य कहीं ठगी का शिकार होता है, और खास करके बात की जाए उसके रोजगार की, बात की जाए उसके उज्जवल भविष्य की, यदि उसका पैसा लेकर कोई चंपत हो जाता है तो उसके परिवार के दिल पर क्या गुजरती है, इसका भी अंदाजा यहाँ के इस मंजर को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए, जिस तरीके से आप तो मुंबई के ही रहवासी हैं, इस तरीके के कई मामले आपने देखे होंगे। ये जो बच्चे यहाँ खड़े हैं, होना क्या चाहिए साहब? होना तो यही होना चाहिए कि जो इनका जो पैसा जो ठगी करके भाग चुका है उसको फौरन तुरंत पकड़ के उनका पैसा वापस रिटर्न देना चाहिए, और ऐसे आदमी को जो ठगी करता है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, हमारे देश के युवाओं को ये पता नहीं है कि यदि कोई पैसे उनसे ले लेता है और बाद में वो पैसे रिटर्न नहीं करता है, उसका काम वो नहीं करता है, तो एक प्रकार की ये चीटिंग होती है। इस तरह के मामलों में पुलिस थानों में फौरन FIR दर्ज नहीं की जाती। क्या लगता है आपको? नहीं, शायद ऐसा अभी क्या है कि पुलिस को ये सब चीज जानना जरूरी है। अगर यहाँ पर इस तरह का ठगी का जो चल रहा था, गैर तरीके से जो व्यवहार चल रहा था, ये पुलिस का काम था कि वहाँ जाके देखना। इस कार्यक्रम को हम तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक इस सरकारी महकमे में बैठे कुंभकर्णी नींद में सो रहे अधिकारी अपनी नींद से जाग नहीं जाते। क्योंकि पैसा जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक परिवार का नहीं है। एक तरफ नोटबंदी और दूसरी तरफ अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया गया वो धन, और उस धन पर डाकेमारी जो की गई है। खास करके ये वो तमाम लोग हैं जो रोजगार के लिए अपने गांव, अपने देश, अपने उस राज्य को छोड़कर इस आर्थिक राजधानी मुंबई में आए हुए हैं, टकटकी लगाकर बैठे हैं, और एक अपेक्षा, एक इंतजार है, एक जिज्ञासा है, एक उत्सुकता बनी हुई है इनके अंदर कि कोई तो आगे आए और इनकी समस्या से इन्हें निजात दिलाए, क्योंकि ये अब ठगी का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। अरे मोदी जी के पास भी पहुंचाइए, क्योंकि गरीबों के लिए जब मोदी जी इतना कर रहे थे, ये पैसा गरीबों को वापस दिलाए। आप परिवार में कमाने वाले कुल कितने लोग हैं? हम लोग 2 जन हैं। 2 जन। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में माँ है, बाप गुजर गए हैं, और 3 भाई हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब 2 घर पे हैं, एक मतलब कमाने वाला, एक मैं हूँ। अभी माँ मतलब उम्र ज़्यादा हो गया है, बीवी है, बच्चे हैं, मतलब कमाने वाले 2 हैं, खाने वाले बहुत है। पिता का साया सर से उठ चुका है, माँ जो है उम्र दराज हो चुकी है। बुजुर्ग माँ और परिवार की आजीविका चलाने के लिए इस व्यक्ति ने एक सपना देखा था, लेकिन इसके सपने पर जो कुठाराघात किया है वो किसी संदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने किया है, जिसके खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं हो पाई है। लेकिन हमारा यह प्रयास रहेगा कि इनके इस मामले को मुंबई पुलिस कमिश्नर तक हम ले जाएंगे, सूबे के मुख्यमंत्री तक हम ले जाएंगे, और इस कार्यक्रम को हम तब तक प्रसारित करेंगे जब तक कि पूरी पारदर्शिता से जांच होकर आरोपी के गिरेबान तक कानून का शिकंजा नहीं कस पाता। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, ये मुझे बताइए कि जब आप उसके ऑफिस में पहले गए थे जी, जिस तरीके से उसने बात किया और आज जिस तरीके से वो बात कर रहा है, कितना अंतर है? बहुत अंतर सर। उस दिन तो ऐसे बोला कि जैसे देख के लगा नहीं कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, उस हिसाब से गए हम लोग तो। लेकिन आज तो जब आए तो ऑफिस ही बंद था, तो बाकी हमारे उनके मुलाकात ही नहीं हुई है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब ये खुद कंफ्यूज है, भ्रमित है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि लोगों की एक उम्मीद और एक आस होती है, और खास करके हम कोशिश ये करेंगे। आप क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आप मुझे बताइए, कितने पैसे आपके गए? सर 87,000 रुपये, 500 रुपये लिए मेरे से, तो मुझे ये फर्जी टिकट दे दिया, वीज़ा भी दे दिया, पता नहीं क्या करा। मैं कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर अफजलगढ़ से। तो वहाँ से आपने कैसे पता लगाया था कंपनी के बारे में?
सर हमारे मिलने वाले थे, रहते थे बम्बई में, उन्होंने फ़ोन किया था ऐसे ऐसे, मतलब वहाँ से गोरेगांव से ऑफिस खुला है, वहाँ से बंदे जा रहे हैं, तो मैंने भी अप्लाई किया, तो उसने वीज़ा भेजा, फिर टिकट भेजा। मैंने टिकट चेक किया तो टिकट उस टाइम पे तो ठीक था, मगर अभी आज मैं सुबह गया एयरपोर्ट पे तो बोले डमी टिकट है। डमी टिकट है। एक एक रुपया इकट्ठा किया था और बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए थे ये, लेकिन आज इनके आंखों के आंसू ये बयां कर रहे हैं इनकी बदहाली की वो दास्तां जिसकी कोई सीमा नहीं, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार को भी देना होगा, क्योंकि जिस आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़े पैमाने पर टैक्स का एक पैमाना निकलकर केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है, उसी के तर्ज पर विकास की जो नींव है वो रखी जाती है। लेकिन ये कैसा विकास? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस भारतवर्ष में 35 साल के जो युवा हैं उनका परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन आज इन युवाओं को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन युवाओं का विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। और जो पथ प्रदर्शक है वो मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। एक व्यक्ति एक ऑफिस खोलता है और इनके पैसे को लेता है, इन्हें सपने दिखाता है, लेकिन जब बात आती है विदेश भेजने की और जब ये एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां वो बोर्डिंग के दौरान ही इन्हें पता चलता है कि आपके हाथ में जो टिकट है वो फर्जी है, आपके पास जो वीजा है वो फर्जी है। अब इस पर होना क्या चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कल सर परसों मैं डॉक्यूमेंट्स लेने गया था, तब उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्यूमेंट्स देने से पहले 1250 रुपये आपको सर्विस टैक्स के देने पड़ेंगे, जब आपको सबको आपके डॉक्यूमेंट्स हाथ में दिए जाएंगे। तो मैंने तो सर उनको कहा कि मैं कल दे जाऊंगा करके मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए गए थे। बाकी अन्य जितने भी थे हमारे साथ आने वाले उनसे 1200 1250 लेके और डॉक्यूमेंट्स दे जा रहे थे सर्विस टैक्स के करके। जी, आपका नाम क्या है? कृष्णा पांडे सर। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के सर। कितना पैसा गया आपका? मेरा भी सर 80,000 गया है। 80,000 रुपया गया है। घर में कौन कौन है आपके? पिताजी हैं सर। पिताजी हैं आपके? आपके पिताजी को पता है कि आपके साथ क्या हुआ है? जी सर। क्या कहा उन्होंने? बहुत बुरा हुआ सर। बहुत बुरा हुआ कहने के लिए कोई पैमाना नहीं है। और भी कई लोग हैं, हम उनके पास चल देते हैं। और खास करके ये बैग आप देख रहे हैं जो अपने घर अपने गांव से ये बैग लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ जो बैगों की संख्या है वो प्रबल है, लोग आए हैं। अब रहने का कोई ठिकाना नहीं, अब जाए तो जाए कहाँ? रात 3 बजे से गोरेगांव पश्चिम के एसवी रोड पर ये टकटकी लगाकर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई पुलिस वाला आगे आएगा और इन्हें इनकी समस्या से निजात दिलाएगा। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम इरशाद है। इरशाद कहाँ के रहने वाले हो? बॉम्बे का ही हो। आपके कितने पैसे गए? मेरा टोटल 85,000 गया। इरशाद बॉम्बे में रहते हैं आपको नहीं पता है इस तरीके की चीजें होती हैं? नहीं सर जी, काफ़ी कुछ चीज़ों को ऑनलाइन चेक किया, सब कुछ किया, तो जानकारी निकाली फिर आगे बढ़ा सर। तो कुल मिला के ये एक प्रकार से साइबर क्राइम इसे कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हम एक इतिहास गवाह है कि साइबर क्राइम का जो आरोपी होता है उसे समय रहते आज तक कोई सजा नहीं मिल पाई है। और खास करके साइबर क्राइम तो खोले गए हैं, लेकिन साइबर क्राइम में किस प्रकार की जांच होती है, किस प्रकार से वो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं ताकि अदालतों में उसे पेश कर जो आरोपी होता है उसे सजा दिलाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जी सर, मैं एक बात पूछूं सर, अपना फोन नंबर अगर किसी बंदे का चालू हो तो कितना वक्त लगता है उसको कहीं पे ढूंढने के लिए? क्योंकि उस बंदे का फोन चालू है एंड देयर इज नथिंग बीइंग डन फॉर इट। उस बंदा कहाँ है, किधर है, कोई लोकेशन नहीं, कोई ट्रेस नहीं, बस हमें बिठा दिया गया यहाँ पे। एक्चुअली में गोरेगांव पुलिस का क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, बस वो सब कहा है कि हमें एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, विल लुक इनटू दैट, दैट्स इट। बस यही कहा गया। आप आगे आइए। आपका कितना गया था आपने बताया? मेरा सर 1,07,500 गया। 1,07,500। आपका? 90,000 सर। 90,000। आपका कितना पैसा गया? बस वही छोड़ हाथ में। आप 90,000 सर। आपका भी 90,000? जी सर। आपका कितना गया? सर 60,000। 60,000 गया। यानी आंकड़ा है 700 का, संख्या है बेरोजगार युवाओं का 700, और पैसे इनसे लिए गए हैं किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 1,07,500 रुपए, किसी से 90,000, किसी से 60,000। यानी जैसा ग्राहक वैसे पूरी बांधी गई है और अब इनके सामने कोई दूसरा विकल्प नजर इन्हें नहीं आ रहा, क्योंकि व्यक्ति अपने ऑफिस में ही विद्यमान है। और खास करके हमारे साथ एक युवा थे, उनका यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मोबाइल
ऑन रखता है तो उसे ट्रस्ट करने में पुलिस को कितना वक्त लगता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति ने, उस कथित चीटर ने अपना मोबाइल चालू रखा है, लेकिन उसके कानून के हाथ अब तक उसके गिरबान तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन और कितना वक्त लगेगा एफआईआर दर्ज करने में और इस जांच को पूरी करने में, यह सवाल हम मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्ता साहब आपको जरूर पूछेंगे। और भी कई लोग हैं, लेकिन एक बार फिर कैमरा पर्सन एफएस पटेल से गुजारिश करेंगे कि जो भीड़ इस हमारे सामने उमड़ी है, इसे अपने कैमरे में कैद करें और खास करके सूबे के मुख्यमंत्री तक, दर्शकों तक, प्रशासनिक महकमे में कार्यरत उन अधिकारियों तक इसे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस देश के युवा हैं और कई बार अपने संबोधन में, चाहे मन की बात हो या फिर अन्यत्र इलाका, वहां पर पीएम मोदी साहब बखान करते हैं, फूले नहीं समाते, लेकिन जो सवालों का अंबार लगा है उसका एक भी जवाब किसी के पास नहीं है। और इसका जवाब तलाशने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई पुलिस कमिश्नर, सूबे के मुख्यमंत्री तक जरूर ले जाएंगे। जी, इस तरीके का फर्जी हमको वीजा दिया गया और हमें टिकट दी गई फर्जी, इस तरीके का फर्जी वीजा दिया गया और हमें कहा गया कि आपको जाने की टिकट मिलेगी और दूसरे दिन जिस दिन हम पहुंचे 21 तारीख दिन 7 बजे की फ्लाइट थी, उधर जाके मालूम पड़ता आपकी टिकट फर्जी है। ये बताइए वीजा कब आपके हाथ में आया था? ये हमें 2 दिन पहले हमारे हाथ में आया था। इस वीजा के बारे में पता लगाया था वीजा असली है कि नकली? नॉर्मली चेकआउट किया तो असली बता रहा था जी। हाँ, जब बाद में उधर लीगली गए, एयरपोर्ट पे चेकआउट किए, सब किए तो फर्जी वीजा है और टिकट भी कैंसलर्ड है। जिस एशिया इंटरनेशनल कंपनी की बात की जा रही है, कंपनी का कार्ड भी है मेरे पास। ये कार्ड है, इस प्रकार का कार्ड बना के, इस विजिटिंग कार्ड को भी बनाया गया है उस कंपनी के मालिक संदीप सिंह द्वारा। संदीप सिंह ठाकुर, ये बताइए, संदीप जो ठाकुर है जी, क्या एक साथ में आप लोगों के साथ उन लोगों ने मीटिंग कभी ली थी? नहीं, एक साथ में नहीं, अकेले चौबे वशिष्ठ तिवारी दूसरा नाम है उसका, वो तिवारी है। संदीप सिंह के नाम से यहाँ रहता था। कैसे आपको मालूम? जी, उनका एक नीलेश करके फ्रेंड है, वो बताया हमें। उनके साथ वशिष्ठ तिवारी है, उनका नाम वशिष्ठ तिवारी है, वो उनके साथ में हमेशा रहता था। उस चीज का हमारे पास वीडियो भी है। तो कुल मिला के नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। संदीप सिंह वशिष्ठ तिवारी है या वशिष्ठ तिवारी संदीप ठाकुर है, ये अब तक इसकी औपचारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जिस दिशा को तय करती है जांच के रूप में, वो अपने किस अंजाम तक पहुंचता है। कई वीडियो भी इनके पास इन लोगों ने बनाए हुए हैं, कई तथ्य इनके पास है, इनके पास वो फर्जी वीजा भी है, वो टिकट भी है जो बनावटी है, लेकिन बावजूद इसके इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और खास करके ये वीडियो हम बताने का प्रयास करेंगे। हम अपने कैमरा पर्सन एफएस पटेल से गुजारिश करेंगे कि इस मोबाइल की एलसीडी में जो वीडियो चल रहा है वहां तक वो जाए, क्योंकि इसी वीडियो में उस व्यक्ति का चेहरा है, व्हाइट शर्ट वाला, व्हाइट शर्ट, और खास करके ये व्हाइट शर्ट और कान पर मोबाइल में लगाया हुआ ये व्यक्ति है, ये शर्ट पहना हुआ है सर, वो नीलेश का मामा है और खास करके रहता था। तो कुल मिलाकर और संदीप सर इसके बाद इसमें उस व्यक्ति का फोटो भी आएगा जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि उसने लोगों को अपनी ठगी का किस तरीके से शिकार बनाया है। ये वही संदीप ठाकुर उर्फ वशिष्ठ तिवारी है जिन्होंने लोगों के पैसे लेकर और अपने ऑफिस से इन्होंने पलायन कर दिया है। और खास करके ये ऑफिस जो दिख रहा है, इसी ऑफिस से निकलेगा वो बंदा जिसको वशिष्ठ तिवारी बताया जा रहा है। और खास करके ये एशिया इंटरनेशनल की ये तस्वीर है जो मोबाइल के इस डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है, जिसे रिकॉर्ड तो किया गया है और सबूत के तौर पर पुलिस को भी दिया गया है। लेकिन और ये वो व्यक्ति है, सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति, बाकायदा इस व्यक्ति को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सफेद रंग का शर्ट और नीले कलर का पैंट पहना हुआ ये वही वशिष्ठ तिवारी है। यदि आपको इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क जरूर करें। आपका एक टेलीफोन कॉल्स हमारे लिए पूर्व की दिशा होगी और हम पुलिस
आपसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि इन तमाम पीड़ितों द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करें, मामले की जांच करें और इसमें दोषी जो भी शख्स है उसे गिरफ्तार करें। चूंकि इनका जो पैसा है, इनका जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, वो इन्हें वापस मिल सके। नौकरी तो नहीं मिल पाई, अलबत्ता इनके पैसे इन्हें जरूर मिल जाए, हमारे भी यही अपेक्षा होगी। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, सतर्कता और सजगता। देश के उन युवाओं को मैं आगाह करना चाहूंगा जिनके मन में ये सपने हैं विदेश में जाकर नौकरी करने के और अपने परिवार का उदर निर्वाह करने का, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको कई समस्याओं से घेर सकती है। आपके जो अभिभावक हैं उनके द्वारा कमाई गई खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर कोई भी डाका डाल सकता है, चूंकि मृग मरीचिका में जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए कैमरा पर्सन एफएस पटेल के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महाराष्ट्र की नांदेड़ जिले में हाल ही में नगर पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एनसीपी के फिरोज दोसानी को माहूर नगर पंचायत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं राजकुमार भोपी को माहूर नगर पंचायत का उपाध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव की विशेषता ये रही कि एनसीपी और एमआईएम दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। इसके अलावा अल्पसंख्यक होने के बावजूद फिरोज दोसानी मतदाताओं का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। माहूर, वाई बाजार, सारखनी और किनवट तहसील में बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर फिरोज दोसानी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला नगराध्यक्ष रूपाने मला जे आमदार प्रदीप नाईक यांनी संधी दिलेली आहे, त्या संधीचा नक्कीच मी फायदा घेऊन माहूरच्या विकासासाठी नेहमीच कटिबद्ध राहील। तसेच माहूर येथील सर्व पक्षपात विसरून सर्व पक्षीय नेते कार्यकर्ते यांनी अगर मला साथ दिली तर माहूर शहराचा विकास मी नक्कीच करेन, यात शंका नहीं। एनसीपी विधायक प्रदीप सरनाइक ने भी फिरोज दोसानी की जमकर तारीफ की। साथ ही आने वाले जिला परिषद चुनाव में भी एनसीपी बाजी मारेगी, यह विश्वास जताया। बहरहाल जिस तरीके से नगर परिषद चुनाव में एनसीपी को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है, उससे आने वाले जिला परिषद चुनाव में भी जीत का डंका एनसीपी का ही बजेगा, ऐसी चर्चा भले ही उठ रही हो, लेकिन चुनाव का असली विजेता कौन होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रशीद फजलानी, इन 24 न्यूज, नांदेड़।